गुड इवनिंग सर। ये प्रदीप के नाम से कौन है? हाँ भाई, ये प्रदीप के नाम, प्रदीप की आईडी से कौन है? जल्दी बताओ। सर साक्षी हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक, ओके। तो देखो भाई, अपन सबसे पहले तो ये आज क्वेश्चन देख रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पहले आए, है ना। और एक एक प्रश्न को मतलब अपन को ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है। अगर जैसे अपन जानते हैं तो उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, और अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है तो उसको थोड़ा सा टाइम देके अपन और समझा देंगे, है ना। तो क्वेश्चन अपन को मैं देखने के भाई किस तरीके के क्वेश्चन इसके अंतर्गत आए। तो देखो, सबसे पहले तो आप 2018 में जो प्रश्न आया है वो प्रश्न देखिए। और प्रश्न था कि जर्मेनियम जो होता है हमारा, सिलिकॉन और जर्मेनियम दो धातु है हमारी अर्धचालक। तो जर्मेनियम में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है? तो जर्मेनियम तो हमारी क्या हो गई, धातु हो गई। इस जर्मेनियम के अंतर्गत अब इसकी जगह वो सिलिकॉन भी बोल सकता था आपको, और उसमें किसकी अशुद्धि मिलवा रहा है वो? आर्सेनिक की। तो आर्सेनिक जो तत्व है आपका, वो कौन से वर्ग का तत्व है? हाँ भाई, आर्सेनिक कौन से वर्ग का तत्व है? जल्दी से बताओ। 15वें वर्ग का। वर्ग 15 का। तो 15वें वर्ग की अशुद्धि की बात कर रहा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो ये तत्व आता है आपका आर्सेनिक। अब ये आर्सेनिक मिलवा रहा है वो किसके अंतर्गत? जर्मेनियम के अंतर्गत। तो जर्मेनियम के परमाणु किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा? आर्सेनिक के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इसके पास क्या रहेगा? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो कौन से प्रकार का अर्धचालक बनेगा? एन प्रकार का। बस यही आंसर था अपना इसके अंतर्गत। एन प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। एक नंबर में ये प्रश्न आपको 2018 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, बाद में पीडीएफ में सबके एक साथ भेज दूंगा आपको, है ना। वो आपको अभी नोट नहीं करने, अभी तो आपको क्वेश्चन देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और ये अपन क्वेश्चन ले रहे हैं 2013 का। क्वेश्चन 2 में क्या था कि आपको कुछ ठोस दे रखे थे, इनमें आपको निकालना था ध्रुवीय आणविक ठोस। ये ध्रुवीय आणविक ठोस कौन सा है ये बताना था, और उदाहरण के तौर पर आपको दे रखे थे ठोस सल्फर डाइऑक्साइड दे रखा है, ठोस अमोनिया आपको दे रखी थी, ठोस आयोडीन आपको दे रखी है, और इसके अलावा दे रखा है आपको ग्रेफाइट, और इसके बाद दे रखा था कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या पूछा है इसने? ध्रुवीय आणविक ठोस। तो बताओ ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? किनको बोलते हैं हम ध्रुवीय आणविक ठोस? ध्रुवीय अणु जो होंगे, आणविक का मतलब अणु, ध्रुवीय का मतलब दो ध्रुव, उनके ऊपर द्विध्रुव आघूर्ण म्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। म्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए?
जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर बी की वैल्यू जीरो हो गई तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। तो यहाँ पर बात किसकी करी, ध्रुवीय की। तो देखो एक तो कौन है इसका आंसर, ये वाला ठोस SO2। क्यों है, क्योंकि ये सल्फर है ना। अब सल्फर पर एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ये और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड ये। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो देखो ऑक्सीजन और सल्फर में अधिक विद्युत ऋणी कौन है, ऑक्सीजन। तो ये इधर बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये इधर बंद के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका म्यू का मान क्या नहीं होगा, जीरो। जीरो नहीं होगा तो ये अणु कौन सा है, ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु है तो कौन सा ठोस हो गया, ये ध्रुवीय आणविक ठोस। और इस प्रकार के ठोस में कौन सा बल कार्य करता है, ध्रुवीय आणविक ठोस में कौन सा बल होता है, बताओ जल्दी से। द्विध्रुव आकर्षण बल। द्विध्रुव आकर्षण बल। अब ऐसी स्थिति में देखो इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक धनावेश, तो दो ध्रुव बन गए ना यहाँ पर। इसी तरीके से ये आपका ठोस अमोनिया जो है वो भी इसी का उदाहरण है। हालांकि अमोनिया को अपन हाइड्रोजन बंधित में भी गिनते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणी परमाणु नाइट्रोजन है, FON। ये जो एलिमेंट्स वाले आपके अणु होते हैं ये कौन सा बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमसे ध्रुवीय पूछा था, तो अगर हम अमोनिया की बात करें तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। 5 में से हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना लिया। तो इसमें भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के द्विध्रुव आघूर्ण का मान कैसे कैंसिल होता है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। अब यहाँ पर Cl अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा। इसके द्वारा उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण इसके द्वारा दूसरे परमाणु के द्वारा क्लोरीन के द्वारा क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ये इसके मान को निरस्त कर देगा। तो आपस में एक दूसरे के मान को निरस्त कर रहे हैं, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड में द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है, 0। तो ये आपका कैसा हुआ, अध्रुवीय अणु। जबकि यहाँ पर अमोनिया कौन सा अणु है, ध्रुवीय। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमारे उदाहरण कौन हो गए, SO2 और NH3। अगर आपसे पूछता कि हाइड्रोजन बंधित तो NH3। अच्छा ये बताओ ग्रेफाइट कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सहसंयोजक। सहसंयोजक। बंध। और आयोडीन कौन सा उदाहरण है, अध्रुवीय। Cl4 अध्रुवीय आणविक ठोस का। तो ये प्रश्न आपके 2013 में पूछा गया था, जिसके अंतर्गत आपको एग्जाम्पल दे करके इनमें से जो अपन ने ठोसों के प्रकार पढ़े ना वो पूछे जाएंगे। कौन कौन से पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने कौन सा, आणविक ठोस। आणविक ठोस में 3 प्रकार पढ़े हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। और दूसरा कौन सा पढ़ा, आयनिक ठोस। और तीसरा संयोजक ठोस, धात्विक। ठीक है। तो ये हमको याद रहना चाहिए, इनसे संबंधित मतलब प्रश्न बनता है, ये बात की हमारी यहाँ पुष्टि होती है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। और अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपके आया था 2013 में। प्रश्न क्या था, कुछ रासायनिक पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण होता है। अब सभी में तो नहीं होता, लेकिन कुछ पदार्थों में अनुचुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ये प्रश्न था। तो इसका पूछा गया था आपसे कारण, कि भाई क्या कारण है कि जो पदार्थ अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं तो वो क्यों करते हैं। तो क्या आंसर होता है इसका, बताओ।
ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जो अनुचुंबकत्व गुण प्रदर्शित करते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु या अभी अभी कण कौन हो सकता है? अणु, या क्या हो सकता है? आयन। वो परमाणु की फॉर्म में हो, अणु की फॉर्म में हो, या आयन की फॉर्म में हो, और उनमें क्या उपस्थित हो? क्या उपस्थित होना चाहिए उनमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ऐसे सभी पदार्थ जिनके परमाणु, अणु या आयन में क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। वे पदार्थ कौन सा गुण रखते हैं? अनुचुंबकत्व का गुण रखते हैं। एक तो होता है अनुचुंबकत्व और एक होता है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व कौन होंगे? तो ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होंगे, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? युग्मित होंगे। और युग्मित होंगे तो उनका चुंबकीय आघूर्ण का मान नहीं आएगा। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र कौन सा होता है? म्यू बराबर अंडरवुड n प्लस उल्टा n प्लस 2 बोर मैग्नेट, जहां n क्या होते हैं हमारे? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन 4, और ये क्वेश्चन भी आपके 2013 और 2013 का ये जो प्रश्न था वो था एन पी प्रकार के अर्धचालक हमको बनाने हैं। एन व पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हमको क्या करने हैं? एन और पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हैं। तो सिलिकॉन में, अब सिलिकॉन दे दे या जर्मेनियम दे दे, एक ही बात है। सिलिकॉन या जर्मेनियम में कौन से तत्व मिलाते हैं? मतलब आपको एन प्रकार के और पी प्रकार के अर्धचालक बनाने हैं, तो इनमें सिलिकॉन जर्मेनियम में आपको कौन से तत्वों की अशुद्धि मिलानी होगी? तो क्या आंसर होगा बताओ? एक तो बनाने आपको एन प्रकार के और एक बनाने आपको पी प्रकार के। आपके पास क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। इस सिलिकॉन जर्मेनियम में कौन सी अशुद्धि मिलाए कि हमको क्या प्राप्त हो जाए? एन प्रकार के अर्धचालक। तो बताओ क्या मिलाओगे? वर्ग 15 के वर्ग 15 के तत्व मिलाओगे। फास्फोरस, आर्सेनिक। और पी प्रकार के बनाओगे तो वर्ग 13 वर्ग 13 के। और वर्ग 13 में आप मिलाओगे क्या? बोरॉन, एल्यूमिनियम की अशुद्धि। बोरॉन की मिला दो या एल्यूमिनियम की अशुद्धि, मतलब वर्ग 13 की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार के, और वर्ग 15 की अशुद्धि मिलाएंगे तो एन प्रकार के। जबकि ये कौन से वर्ग से संबंधित है? ये है वर्ग 14 से संबंधित। ये प्रश्न पूछा था आपका सन 2013 में। अगला क्वेश्चन देखो, सभी क्वेश्चनों को देखो और ये भी देखो कि ये यूनिट की कितनी तैयारी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी है आपके 2013 का। और ये प्रश्न क्या था कि फ्रैंकल त्रुटि है। कौन सी त्रुटि हो रही है? फ्रैंकल। एक होती है शॉर्ट की और एक होती है फ्रैंकल। अब यहाँ फ्रैंकल त्रुटि है और सिल्वर क्लोराइड का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? सिल्वर क्लोराइड का। तो घनत्व क्यों परिवर्तित नहीं होता? ये कह रहा है कि फ्रैंकल त्रुटि हो रही है किसमें? AgCl के क्रिस्टल में। तो इसका घनत्व अपरिवर्तित
क्यों रहता है। ये फ्रैंकल त्रुटि के भीतर से प्रश्न आ गया। अब आपको पता है शॉर्ट की दोष में तो घनत्व के मान में क्या आता है, अंतर आता है, जबकि फ्रैंकल दोष के अंतर्गत घनत्व का मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। तो ये दोष उत्पन्न कब होता है भाई, ये दोष जब उत्पन्न होता है जब आपका Ag प्लस आयन धनायन अपना स्थान छोड़ करके कहाँ आ जाता है, अंतराकाश। अंतराकाश। अब वो बाहर तो गया नहीं, अंतराकाश में आया, तो अंतराकाश में आया तो कोई घनत्व का मान थोड़ी ना परिवर्तित होगा, तो घनत्व क्या रहेगा, अपरिवर्तित। क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, ये क्या हुआ, इसमें क्या होता है, क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है, क्रिस्टल से बाहर नहीं। अब क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहा है, वो अपने अंतराकाश में आ रहा है, तो घनत्व कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। जबकि शॉर्ट की दोष में क्या होता था बताओ, इसके साथ साथ ही शॉर्ट की दोष को बताओ, शॉर्ट की दोष में क्या होता था, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ के क्रिस्टल से निकल जाते थे, इसलिए उनका घनत्व क्या हो जाता था, परिवर्तित। तो यहीं पर नोट डाल के अपन लिख सकते हैं, शॉर्ट की दोष में घनत्व परिवर्तित होता है। इसके बाद अगला अगर क्वेश्चन नंबर 6 और ये है आपके 2015 का, और क्या पूछा था, बहुत सरल प्रश्न पूछा था कि आपका कांच और प्लास्टिक, कांच और प्लास्टिक किस प्रकार के ठोस के उदाहरण है, कौन से ठोस के उदाहरण है, बताओ। सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे ठोस कौन सी श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो बताओ कांच को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, या अक्रिस्टलीय ठोस को और किस नाम से जाना जाता है, अतिशीतित और या आभासी ठोस। आभासी ठोस के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके 2017 का, और इसमें कहा था कि ये आपके पास त्रिनताक्ष है, 14 प्रकार की आपको क्रिस्टल जालक पढ़ाए थे। त्रिनताक्ष क्रिस्टल में पैरामीटर बताइए। अब पैरामीटर बताइए, या अक्षीय दूरी या अक्षीय कोण बताइए। पैरामीटर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो कौन सी होती है आपकी अक्षीय लंबाई, या इनको बोलेंगे हम अक्षीय दूरियां, और दूसरा अक्षीय कोण। तो ये 2 प्रकार के पैरामीटरों की हम व्याख्या करते हैं। ये आया था 2017 में। तो कौन सा है भाई, त्रिनताक्ष। अब एक बात बताओ मेरे को, मैंने आपको जब पढ़ाया तो आपको 2 चीजें बताई थी, कि एक तो सबसे सम्मित और एक सबसे असम्मित। तो सम्मित में तो कौन था, घनीय। घनीय, और असम्मित में कौन था, त्रिनताक्ष। जब सबसे असम्मित है तो इसकी जो भुजाएं हैं, अक्षीय दूरियां, जिनको हम ए बी से डिनोट करते हैं, क्या ये बराबर होगी कि अलग अलग होगी, असमान, अलग। नॉट इज इक्वल टू। और क्या कौन बराबर होंगे कि असमान होंगे, अल्फा बीटा गामा असमान होंगे। अब असमान होंगे 90 डिग्री, मतलब तीनों कोण ही आपके अलग अलग होंगे, 90 डिग्री के नहीं होंगे। ये आपके 2017 में यहाँ से प्रश्न बना था। फिर देखो अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा था आपसे 2016, और 2016 का बहुत प्यारा सा प्रश्न आया था। AGBR में
अच्छा, AGBR में कौन से दोष होते हैं बताओ? शॉर्टकी और फ्रैंकल। हाँ, दोनों। लेकिन इसमें पूछा था AGBR में फ्रैंकल दोष किस आयन के विस्थापन से होता है। मतलब कौन से दोष की बात करती है इसने? फ्रैंकल दोष की। तो फ्रैंकल दोष में किसका विस्थापन होता है? बताओ कौन आता है अंतराकाश में? Ag+। आयन आता है ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर धनायन कौन है? Ag+ आयन। तो इसमें क्या होगा? Ag+ आयन कहाँ पहुंच जाएगा? अंतराकाश में। लेकिन अगर इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता कि AGBR में तो एक और दोष होता है ना आपका, शॉर्टकी दोष भी। और शॉर्टकी दोष अगर हो रहा है तो क्या होता है फिर इसमें? समान संख्या में Ag और Br क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक सर फिर अगला प्रश्न देखो, ये आया तो नहीं है लेकिन अब महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो आप क्वेश्चन नंबर देख लेना, जो सा भी हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न। चतुष्फलकीय रिक्त में रिक्त की त्रिज्या व गोले की त्रिज्या का अनुपात बताइए। बताओ क्या त्रिज्या अनुपात होता है? चतुष्फलकीय रिक्त बन रहा है तो उसमें रिक्त की त्रिज्या r बताया था, स्मॉल r, और गोले की त्रिज्या को कैपिटल R। गोला बोले तो परमाणु। इसका अनुपात कितना आता है बताओ चतुष्फलकीय रिक्त में? 0.225। अच्छा, इसका निर्माण कितने गोलों से होता है? 4। 4 गोलों से। और यदि आपसे चतुष्फलकीय के स्थान पर अगर अष्टफलकीय रिक्त की बात कर लेता, अष्टफलकीय रिक्त में रिक्त का त्रिज्या अनुपात और गोले की त्रिज्या का अनुपात, तो कितना लिखते? 0.414। 414। और इसका निर्माण कितने गोलों से? 6। ये प्रश्न आपसे रिपीट हो सकता है, मतलब आ सकता है। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है आपके, ये आया है आपके 2016। अच्छा, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं ना वो इस पार्ट से ये आते हैं आपके, है ना, स्टार्टिंग में। और ज्यादातर छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं आपके। अब देखो 2016 में ये क्वेश्चन वापस आया है एक और क्वेश्चन क्या था कि निम्न ताप है, निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है? बताओ। निम्न ताप पर हाइड्रोजन किस प्रकार का आणविक ठोस है? क्या होगा आंसर बताओ। अध्रुवीय। H2 अणु है ना, आणविक ठोस होगा अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, और ये प्रश्न भी आपके 2016 का ही है। बहुत प्यारा प्रश्न पूछा है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया है और कुछ नहीं है। देखो प्रश्न क्या था, आद्य घनीय एकक कोष्ठक के
एक परमाणु का कितना भाग, एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में एक, लैंग्वेज को बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया, विशिष्ट एकक कोष्ठका से संबंधित होता है। ये कह रहा आद्य घनीय एकक कोष्ठका है आपके पास, जानते हो ना आद्य घनीय एकक कोष्ठका को? तो क्या होती है बताओ, यस सर, क्या होती है? जिसमें अवयवीकरण कोणों पर ऐसी एकक कोष्ठका जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कहाँ होते हैं? कोणों पर। ये बन गई आपकी आद्य एकक कोष्ठका। तो ये कह रहा है कि आद्य घनीय एकक कोष्ठका है आपके पास, इसमें एक परमाणु का कितना भाग, एक परमाणु का कितना भाग वास्तव में इस विशिष्ट एकक कोष्ठका से संबंध रखता है। तो कितना रखता है बताओ? 1/8 भाग। कितना? 1/8 भाग। सिंपल था, लैंग्वेज थोड़ी सी टफ थी और ज्यादातर इस प्रश्न को उस समय विद्यार्थी नहीं कर पाए थे, जबकि प्रश्न बहुत ही सिंपल था। चलिए अगला प्रश्न देखो, और अगला प्रश्न है आपके 2015। प्रश्न क्या था कि आपके पास लिथियम क्लोराइड था। देखो बेटा, एक तो क्लास को आप रेगुलर रखो, मतलब टाइम का आप विशेष ध्यान रखो, और ये बता देता हूं मैं आपको, ये आपको जब एग्जाम देके आओगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ हमने बहुत कुछ पाया है इस क्लास के अंतर्गत। इसलिए इस लाइव क्लास को आप रेगुलर रखो और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको हो जाएगा। तो देखो, लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल का रंग क्या है? गुलाबी है। अब गुलाबी तो है, लेकिन ये कह रहा है क्यों? और ये आपके प्रश्न पूछा गया था 2015 में। तो अब बताओ इस प्रश्न का आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आपके बिल्कुल बदल के आ सकता है, बस ज्यादा से ज्यादा, बाकी प्रश्न की संभावना बहुत ज्यादा है। तो पहली बात तो देखो, इसमें हमने देखो पोटेशियम क्लोराइड का बैंगनी रंग भी पढ़ा था कि नहीं? KCl का बैंगनी रंग, NaCl का कौन सा रंग? पीला पीला रंग। और यहाँ पूछ लिया इसने लिथियम क्लोराइड का गुलाबी रंग। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? ये तो हो रहा है K की अधिकता के कारण, ये Na की अधिकता के कारण, और ये लिथियम की अधिकता के कारण। तो ये आपके कौन से दोष में आता है पहले तो ये बताओ। अतिरिक्त धनायन के अंतराकाश में आने, धातु आधिक्य दोष के, मतलब इसमें क्या होती है? धातु की अधिकता होती है ना। अब ये धातु की अधिकता कैसे होती है? जो इसका ऋणायन होता है, ऋणायन, वो क्या हो जाता है? बाहर, और उसमें कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। इसे क्या बोलते हैं हम? F केंद्र। इसको क्या बोलते हैं हम? F केंद्र। और ये F केंद्र क्या करता है? रंग उत्पन्न करता है। F केंद्र क्या करता है भाई? रंग उत्पन्न करता है। तो इसी के कारण अब लिथियम क्लोराइड में क्या होगा? लिथियम की अधिकता होगी। लिथियम की अधिकता कैसे होगी? इसमें Cl- आयन बाहर हो जाएगा। कौन सा आयन बाहर हो जाएगा? Cl-। Cl- जब अपना स्थान छोड़ेगा तो ये रिक्तका बनेगी। कौन सी रिक्तका? ऋणायन रिक्तका। देखो पढ़ कितना ही लो, अगर आप जो एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फिर वहां ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, पढ़ा तो हमने बहुत था। आप ऋणायन रिक्तका बनी और इसी से तो यूनिट का रिवीजन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऋणायन रिक्तका बनी तो उस ऋणायन रिक्तका में कौन आ जाता है? इलेक्ट्रॉन। तो उस पूरे समूह को क्या बोलते हैं? इस पूरे समूह को क्या बोलेंगे? F केंद्र।
F केंद्र किसके लिए उत्तरदायी होता है? रंग के लिए। तो ये सभी प्रकार के उदाहरणों में धातु की क्या हो जाती है? अधिकता। धातु की अधिकता, इसलिए कौन से दोष में गिना जाता है? धातु आधिक्य दोष में गिना जाता है। ये धातु आधिक्य दोष किस कारण होता है? ऋणायन रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष। क्लियर? आगे ना बेटा समझ में? यस सर। अब अगला क्वेश्चन देखो, इनकी सबकी पीडीएफ में भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करो, आप समझो क्वेश्चन को। अगला प्रश्न आया था आपके 2013 और 2013 में प्रश्न था कि विद्युत चालन, उसमें चालकता का जो गुण है उसमें से आया है। विद्युत चालन के आधार पर, इसके आधार पर, विद्युत चालन के आधार पर अचालक व अर्धचालक को समझाइए। किसके आधार पर? विद्युत के चालन के आधार पर हमको क्या समझाना है? चालक और अचालक और अर्धचालक। अब देखो, जरूरी नहीं है, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, चालक भी पूछा जा सकता है, अचालक भी पूछा जा सकता है और अर्धचालक भी पूछा जा सकता है। अब इसमें भी अंतर है। अगर यहाँ बैंड सिद्धांत के आधार पर पूछता तो बैंड सिद्धांत से समझाते, लेकिन यहाँ पर बैंड सिद्धांत नहीं दिया, तो हम इस प्रश्न का आंसर किसके आधार पर देंगे? अब इसको समझना, अच्छा प्रश्न है बेटा। इसको देंगे हम चालकता परास के आधार पर। चालकता परास के आधार पर इसको हम समझेंगे। अब चालकता परास के आधार पर कैसे समझेंगे? कि देखो, पदार्थों को 3 भागों में बांटा है। एक तो होते हैं हमारे चालक। अब चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, भाई नाम ही चालक है। अचालक कौन होंगे? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और अर्धचालक कौन होंगे? इनके बीच की अवस्था होगी। तो इसको व्यक्त करने के लिए इनकी चालकता परास देखी जाती है। तो यदि चालकता परास का मान 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट है चालकता परास की, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसके मध्य, कितने के मध्य? 10 की घात 4 से 10 की घात 7 के मध्य है, तो हम कहेंगे वो हमारा कौन सा पदार्थ है? चालक। मतलब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब दूसरे पदार्थ होते हैं हमारे अचालक। अचालक का दूसरा नाम क्या हो सकता है? कुचालक। इसी को क्या बोल सकते हैं हम? कुचालक। तो ये ऐसे पदार्थ होंगे जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनकी चालकता परास का मान होता है 10 की घात 20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य। और क्या प्रवाहित नहीं होगी इनमें? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं। इनके अंतर्गत जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सभी आते हैं। चालक में तो आप जानते ही हो, धात्विक चालक, आयनिक यौगिक होते हैं, वो भी चालक होते हैं। और तीसरा कौन सा है? अर्धचालक। अर्धचालक। अब अर्धचालक क्या होंगे? भाई अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इसका मतलब इनकी चालकता जो परास है ना, वो इन दोनों के बीच की होगी। इन दोनों के बीच का मतलब क्या हो गया? चालकता परास होगी 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य। तो ये चालकता परास के मध्य ये क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अब इनकी जो चालकता, अर्धचालक में क्या होता है? अशुद्धि का प्रभाव होता है, पढ़ा है ना हमने, n प्रकार के, p प्रकार के अर्धचालक। तो ये अशुद्धि के कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। और इनकी एक विशेषता और होती है, ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। भाई आपसे पूछ ले किस प्रकार के पदार्थों की ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है?
तो अर्धचालक होगी। और अगर चालक की पूछी जाती तो चालक में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर चालकता कम हो जाती है। ये समझ में आया? ये बेंड सिद्धांत थ्योरी है ना, ये बताती है इसमें। इसमें क्या होता है, एक तो बेंड सिद्धांत थ्योरी में आपके दो प्रकार के बेंड होते हैं, दो प्रकार के बेंड होते हैं, एक होता है चालन बेंड और एक होता है आपका रिक्त बेंड, या हम एक बेंड को तो बोलते हैं रिक्त बेंड और एक को बोलते हैं हम पूरित बेंड, या इसी का नाम है चालन बेंड, और एक का होता है संयोजी बेंड। तो आप तो ये याद रख लो चावली, रिक्त बेंड और पूरित बेंड। अब इनके मध्य का ये जो ऊर्जा अंतराल, ये कहलाता है ऊर्जा अंतराल। अब ये ऊर्जा अंतराल अगर बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, तो वे पदार्थ होंगे अचालक, और ये ऊर्जा अंतराल बहुत कम है तो ऐसे पदार्थ होंगे चालक। और यदि ये ऊर्जा अंतराल इन दोनों के मध्य का है, मतलब अचालक से तो कम और चालक से ज्यादा, तो वे होंगे हमारे अर्धचालक। अब क्या होता है इसमें, जो आपका ये पूर्ण बैंड है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पा करके कहा चले जाते हैं रिक्त बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन की गति होती है जिसके कारण ये चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस ऊर्जा अंतराल के ऊपर। इस ऊर्जा अंतराल को हम बोलते हैं निषिद्ध क्षेत्र, निषिद्ध क्षेत्र, या इसी का नाम है अतिव्यापन क्षेत्र, अतिव्यापन क्षेत्र। तो ये आपका कौन सी थ्योरी होती है, बेंड सिद्धांत, और इसको एक दिन और अच्छे से समझा दिया जाएगा। अभी तो इसमें चालक अचालक में बात आ गई थी, इसलिए इसको थोड़ा सा समझा दिया है। तो ये बात समझ में आई, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा भाई अगर विद्युत चालकता से प्रश्न पूछा तो। चालकता परास की वैल्यू याद करके जाना, इसी के आधार पर चालक अचालक और अर्धचालक में विभेद कर पाओगे आप। ठीक है, बताओ जल्दी से। यस सर। ओके, अब देखो अगला प्रश्न लो, और अगला प्रश्न है आपके कल संडे को ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे तुम्हारे, है ना। और जो भी इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनकी भी अपन चर्चा कर लेंगे। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन क्वेश्चन करेंगे कल। अच्छा, कल कितने बजे रखनी है आपकी क्लास, ये बताओ मेरे को। 8 बजे। 8 बजे रख दे, तो सुबह 8 AM पर हाँ, आपकी क्लास होगी, और कल की क्लास होगी आपकी 2 लगातार, है ना। इससे क्या होगा, अपन का ये सॉलिड स्टेट वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद बताओ ऑर्गेनिक की यूनिट लोगे, इनऑर्गेनिक की लोगे। ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। पहले अभी इनऑर्गेनिक की ले लो, है ना। ऑर्गेनिक की मैं करा दी ना, उसमें तो मैं आपको करवा दूंगा। इसमें अभी क्या है, अपन ले लेते हैं इसको, या तो आप रासायनिक बलगतिकी का ही रिवीजन कर लो, अभी लेटेस्ट पढ़ाई है आपने, एक बार और हो जाएगा तो अच्छे से याद हो जाएगी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसमें से बनते भी है। बताओ उसी का करा दे, रासायनिक बलगतिकी का। अब 2 यूनिट पढ़नी है आपको। देखो, एक तो आपको पढ़नी है रासायनिक बलगतिकी और एक पढ़नी है विलयन। ये यूनिट से ही नंबर कटने के चांस रहेंगे, रासायनिक बलगतिकी, है ना।